नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टार क्लासेस। आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स सीरीज में। यह इस सीरीज की 14th वीडियो है जिसमें हम लोग 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल, सब हम लोग डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इससे पहले वाले अगर वीडियोस नहीं देखे आपने तो वो आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं बाकी सब वीकली करंट अफेयर्स के वीडियोस। एंड साथ ही साथ में पिन कमेंट में भी आपको लिंक अटैच्ड मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। With reference to turtle and tortoise, consider the following statements. The turtle is a land animal and the tortoise is an aquatic animal. तो ये दोनों क्या है? ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। तो टर्टल जो है वो एक्वाटिक एनिमल है, पानी के अंदर रहता है, और टॉर्टोइज जो है वो लैंड एनिमल है। Turtles usually have dome-shaped cells, whereas those of the tortoise are flat and streamlined. तो ये अगेन ये रॉन्ग है। जो टर्टल्स होंगे जो कि एक्वाटिक है, उनकी जो बॉडी होगी वो स्ट्रीमलाइन होगी ताकि उसको इजीली वो स्विम कर सके। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। द सेल ऑफ द टॉर्टोइज इज हार्डर एंड हेवियर कंपेयर टू द टर्टल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है, करेक्ट ही चूज करना है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आप फोटो में देख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज टर्टल। ठीक है, ये हाँ टर्टल जो मेनली एक्वाटिक होते हैं, और टॉर्टोइज जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे मिलते हैं। ठीक है, और ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, इनकी जो टर्टल्स की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, लेकिन इनकी टॉर्टोइज की नहीं होती है। इनकी जो शेल होती है, आउटर जो कवरिंग होती है, काफी थिक, काफी हार्ड होती है, लेकिन टर्टल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है टर्टल एंड टॉर्टोइज में। तो ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या है? टर्टल जो है एक्वाटिक एनिमल है, टॉर्टोइज लैंड एनिमल है। टर्टल्स हैव अ वेब्ड फीट एंड टॉर्टोइज फीट आर राउंड एंड स्टम्पी। ठीक है, तो वेब फीट के कारण वो स्विम भी कर पाता है पानी के अंदर में। और राउंड एंड स्टम्पी फीट के कारण, जैसे एलिफेंट का फीट होता है उसी तरह से उसकी छोटी सी पैर होती है, विच हेल्प इन वॉकिंग ऑन लैंड एंड बरोइंग। ठीक है, मिट्टी खोदने के लिए भी काम आता है, जो लैंड वाला टॉर्टोइज है। टॉर्टोइज आर लार्जली वेजिटेरियंस। ठीक है, जो लैंड पे रहते हैं वो मोस्टली वेजिटेरियंस है, लेकिन टर्टल जो है वो ओमनीवोर्स है। ठीक है, टर्टल्स यूजुअली हैव डोम शेप्ड सेल्स, वेयरएज दोज ऑफ द टर्टल्स हैव फ्लैट एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि वो आसानी से स्विम कर सके पानी के अंदर। द सेल ऑफ द टॉर्टोइज जो होती है काफी हार्ड एंड हेवियर होती है इन कंपैरिजन टू द टर्टल्स। ठीक है, and the small turtles that live in brackish and fresh water are called terrapins। ठीक है, तो ये टर्टल का ही एक वैरायटी है जिसको टेरापिन कहा जाता है, जो कि मेनली ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर में छोटे साइज का होता है, वो मिलता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। The 128th Constitutional Amendment Bill 2023, which was introduced recently, is associated with। तो रिसेंटली हम लोग ने नया जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है उसमें अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लोकसभा राज्यसभा की। तो उसमें बिल प्रस्तुत किया गया 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये किस रेस्पेक्ट में था? रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट्स ऑफ women इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, आइडेंटिफाई ओबीसीज, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये बहुत इजी है, ये तीनों ही ऑप्शन जो है बी सी डी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉपिक न्यूज में रहा है और इसकी डिमांड भी बहुत सालों से थी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 128th अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें प्रपोज किया गया 30% जो सीट्स होंगी इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में 33% जो सीट्स होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेगी। दिस रिजर्वेशंस अप्लाई टू सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एज वेल। ठीक है, तो बहुत ध्यान में रखना है, इस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्व है, लेकिन इसमें ओबीसी की कहीं भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। These amendment were result of recommendations। तो किनके recommendations? तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में आई थी, एंड अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई थी। और मेन एम क्या था कि इट
to strengthen the local self-governance and empower local bodies across rural and urban India. ठीक है, तो women का participation अगर पॉलिटिक्स में बढ़ेगा तो ये हमारे ही सोसाइटी के लिए, हमारे ही बेटरमेंट के लिए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लोकेशन सही कितने सारे हमें नॉट करेक्टली मैच्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है तो नहीं, ये नॉट करेक्ट है। आमचैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या ये कर्नाटक में है, तो ये भी गलत है ना। थानथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या केरला में है, तो ये भी क्या है, गलत है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में, तो ये इकलौता हमारा जो है ये भी लगता है रॉन्ग ही है। ठीक है, तो ये जो होगा ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो चारों जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दिबांग जो है एक रिवर भी है ब्रह्मपुत्र का, दिबांग दिहांग जो है वो रिवर भी है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। चारों ये मिसमैच है। ठीक है, तो ऑल द फोर होगा, इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्टली मैच्ड बताना है। ठीक है, तो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रिसेंटली पता ही है गोवा में डिक्लेयर किया गया था। आमचैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। थानथाई पेरियर, पेरियर नदी से भी आप को रिलेट कर सकते हैं, वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, केरल में नहीं है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। With reference to the genetically modified organisms, that is GMOs and gene edited foods, consider the following statement. Gene editing involves making precise changes to an organism's genome with the integration of foreign DNA element. तो जीन एडिटिंग क्या ये है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, प्रिसाइज चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम ये तक तो ठीक था, लेकिन विद इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए ये गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाता है। जीन एडिटिंग एंड जीएमओस इंक्रीजेस क्रॉप टॉलरेंस अगेंस्ट क्लाइमेट स्ट्रेसेस, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। Genetically modified organisms GMOs are mainly used to produce crops that are herbicide resistant or produced पेस्टिसाइड्स, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो दो स्टेटमेंट सही है, तो ओनली बी, ओनली टू, दैट इज बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड जीन एडिटिंग में डिफरेंसेस है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं उसमें हम लोग जो जीनोम्स होते हैं, उस जीनोम में हम लोग कुछ पार्ट जो होते हैं जीन्स का वो हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं और कुछ फॉरेन जीन्स उसमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन जीन एडिटिंग में हम लोग प्रिसाइज कटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस है, मोरलेस लगता सेम है लेकिन डिफरेंसेस है। ठीक है, तो जीएमओस आर ऑर्गेनिजम्स whose genetic material has been artificially altered by inserting a piece of foreign DNA। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फॉरेन डीएनए का इंक्लूजन होता है। दिस डीएनए में बी सिंथेटिक इन ओरिजिन, मतलब आर्टिफिशियली बना हुआ या फिर कोई ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया हुआ होगा, वो भी हो सकता है। जीन एडिटिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रिसाइज चेंजेस टू एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम विदाउट द इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो ये डिफरेंसेस हैं जीएमओस एंड जीन एडिटिंग में। और जीन एडिटिंग में हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो क्रिस्पर कैस टू प्रोड्यूस प्रिसाइज कट्स। तो एकदम प्रिसाइज जीन को, सिंगल सिंगल जीन्स को भी ये कट कर सकता है और एक्सक्लूड किया जा सकता है। Unlike GMOs, this merely causes tiny changes that are indistinguishable from spontaneous mutations। ठीक है, क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ये है, और इस टेक्नोलॉजी के कारण जो साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया था उनको नोबेल प्राइज में मिला है। ठीक है, तो GMOs आर जीन एडिटेड फूड्स दैट हैव बीन सर्कुलेशन फॉर ऑलमोस्ट 3 decades, है ना, बहुत सालों से चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोग जीएमओस के थ्रू बने भी है। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसे कि इम्प्रूव न्यूट्रिशन इन फूड, टू रिड्यूस फूड वेस्ट, इंक्रीज्ड क्रॉप टॉलरेंस अगेंस्ट क्लाइमेट स्ट्रेसेस। तो ये सब इसके जीएमओस के बेनिफिट्स है। लेकिन इसके कॉन्स भी है ना, कि म्यूटेशंस के कारण डिजीज भी हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह से ह्यूमन को इफेक्ट ना करे, वो सब भी इसके इम्पैक्ट्स है। ठीक है, genetically modified organisms are mainly used to produce crops that are herbicide resistant and produce pesticides। तो ये GMOs जो होते हैं पेस्टिसाइड्स रेसिस्टेंट, हर्बिसाइड रेसिस्टेंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which Indian armed force conducted the Operation Sajak drill
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया था ऑपरेशन सजग, अ कॉम्प्रिहेंसिव ड्रिल अलोंग द वेस्ट कोस्ट, मेनली द अरेबियन सी, जो गुजरात बॉम्बे वाले जो रीजन है अरेबियन सी में, उस पर ड्रिल किया गया था, एम्ड एट एनहांसिंग कोस्टल सिक्योरिटी। ठीक है, ऑपरेशन सजग इज कंडक्टेड मंथली टू assess the effectiveness of coastal security measures and identify areas for improvement। क्योंकि आपको पता है जैसे 26/11 हमला हुआ था, उसमें कोस्टल सिक्योरिटी लैब्स के कारण ही अटैक्स हुआ था, है ना। तो हर महीने ही ऑपरेशन सजग जो होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, रेडीनेस चेक करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी के अगर वक्त आता है उस पर भी रेडीनेस चेक की जाती है। इट फोकस्ड ऑन रिवैलिडेटिंग द कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स व्हाइल रेजिंग अवेयरनेस अमंग फिशरमैन एट द सी। हाँ, फिशरमैन भी बहुत क्या होता है कि वो एक दूसरे का जो वाटर बॉडीज के जो बॉर्डर्स होते हैं वहां पर वो क्रॉस कर जाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो फिशरमैन भी बहुत परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन सजग, उसमें भी फिशरमैन को भी अवेयरनेस मिलती है कि किस तरह से इंटरनेशनल बॉडीज की, इंटरनेशनल जो वाटर बॉर्डर्स है उसको किस तरह से पहचाना जाए और हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट ना करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, with reference to Astra missiles, consider the following statement. It is beyond visual range surface to air missile। ठीक है, तो आप फोटो में देख सकते हैं सरफेस टू एयर नहीं है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एयर से ही लॉन्च करेंगे और एयर पे ही हिट करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। द मिसाइल इज डिजाइन टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाई मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मतलब जिनकी स्पीड साउंड के स्पीड से भी ज्यादा होती है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। द मिसाइल हैज ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो 2 एंड 3 आर बोथ करेक्ट, तो ऑप्शन बी, ओनली 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अस्त्र मिसाइल जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज तेजस, तेजस का जो है MK2 वेरिएंट, वो इस पे ये है, इस फोटो में मैंने शो किया है। तो fired the Astra indigenous beyond visual range air-to-air missile off the coast of Goa। ठीक है, तो अस्त्र is a state of art beyond visual range air-to-air missiles to engage and destroy high maneuvering supersonic aerial targets। ठीक है, it is designed and developed by Defense Research and Development Laboratory। The missile has all weather day and night capability। ठीक है, तो DRDO का ये एक इंस्टीट्यूट है जिसने ये डेवलप किया है। द अस्त्र MK1 वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड विद Su-30 MK1 एयरक्राफ्ट इज बीइंग इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो तेजस के साथ साथ भी हो सकता है, फिर जो सुखोई 30 है उसके साथ साथ भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू आदि शंकराचार्य कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ जैनिज्म, ये बिल्कुल गलत है। The statue of oneness dedicated to Adi Shankaracharya has been unveiled at उज्जैन। तो ये क्या है, ये भी गलत है, उज्जैन में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों ही गलत है। नीदर वन नॉट टू, डी इसका सही होगा। तो आपने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा ही होगा कि 108 फीट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाया गया है और जिसको मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान उसको इनॉग्रेट किए हैं, ऑफ आदि शंकराचार्य एट ओमकारेश्वर। ठीक है, तो उज्जैन नहीं है। द स्टैचू डिपिक्ट्स, और ये स्टैचू जो है वो क्या डिपिक्ट करता है, आदि शंकराचार्य एट 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, व्हेन ही said to have visited ओमकारेश्वर। ठीक है, तो आदि शंकरा who is believed to lived between 788 to 820 AD was born in Kerala's Kaladi, situated on the bank of the Periyar River। ठीक है, he studied under Guru Govinda Bhagavatada and soon became a proponent of Advaita Vedanta, very important है। ठीक है, challenging prevailing philosophical tradition including Buddhism and Jainism। तो ये जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस था इंक्लूडिंग बुद्धिज्म को, जैनिज्म को बहुत ज्यादा चैलेंज करते थे। ठीक है,
तो ये हिंदुइज्म को ज्यादा वो प्रमोट करते थे, तो ये स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंटल वेपनरी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट कैन बी बोथ एन इनले एंड ओवरले आर्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है। कर्नाटका हैज गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट। तो कर्नाटका इज रॉन्ग, ये राजस्थान होगा। ठीक है, तो ओनली 1 and 2, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो देख सकते हैं कि उदयपुर की कोफ्तगरी मेटल क्राफ्टमैनशिप, इसमें एक तलवार है जिसका जो बयान है उस पर डिजाइन की गई है ना। Practice of ancient art of Koftgari used in making ornamental weaponry at Udaipur. ठीक है, द कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट्समैन यूज बेस मेटल एट फर्स्ट। ठीक है, बेस मेटल मोस्टली उस समय में क्या होता था, लोहे आयरन ही होते थे। द सेलेक्टेड आइटम फॉर कोफ्तगरी इज स्क्रैच्ड विद ए नाइफ, जो कि चिड़नी बोला जाता है उदयपुर में, in a very close cross-hatch pattern. Then fine silver wire is inlaid with the help of a pointed tool called salai. ठीक है, सिल्वर वायर भी हो सकता था या गोल्डन वायर भी हो सकता था। ठीक है, गोल्डन वाला ज्यादा कॉस्टली था, सिल्वर कॉपर इन सब के भी इसमें की जाती थी। तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं अपने जो कपड़ों पे कढ़ाई की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, उसमें सिमिलर काइंड ऑफ कोफ्तकरी भी जो है वो मेटल्स पे की जा रही है, वेपनरी मेटल्स पे। इन द ईस्ट ग्रुप्स टू मेक एन आउटलाइन फॉर द पैटर्न। तो आपको दिख सकता है कि पैटर्न में बहुत सारे फूल पत्ते वगैरह है। दिस क्राफ्ट कैन बी सीन इन उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ आज के टाइम पे। Koftgar या Koftgari prince's daggers are as a part of rituals in marriages and other cultural family functions. तो उदयपुर जोधपुर में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इट कैन बी बोथ एन इनलैंड ओवरले आर्ट, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। राजस्थान को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है कोफ्तगरी मेटल के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Consider the following statement. In the first Lok Sabha, that is 1951, there were 22 women's MPs. तो ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। The Lok Sabha election in 2019 witnessed the highest number of women candidates in the parliament. तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। तो एज पर द सेंसस 2011, क्योंकि नया सेंसस तो अभी आया नहीं है, तो हम लोग अभी भी पुराने वाले सेंसस से ही चल रहे हैं। 66% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वाज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है। Given the dwindling number of young MPs, the average age of the Lok Sabha has risen over 46.5 years in the first Lok Sabha. तो फर्स्ट लोकसभा सेशन के टाइम में एवरेज जो एज थी वो 46.5 ईयर्स थी, अब जो हो गई है 55 ईयर्स एवरेज हो गई है 7th जो लोकसभा। तो हमारी जो एमपीज एमएलएस है वो क्या है, वो अब बूढ़े मेनली ज्यादा इलेक्ट हो रहे हैं, ओल्ड पर्सन ज्यादा इलेक्ट हो रहे हैं, यूथ कम आ रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, यूथ का पॉपुलेशन तो 66% है, लेकिन वैसा परसेंटेज जो है वो पॉलिटिक्स के फील्ड में नहीं आ रहा है। ठीक है, इन द फर्स्ट लोकसभा कितने थे, तो 22 वुमेन्स थे एमपीस, जो कि 4.41% टोटल था। ठीक है, उस समय सीट्स 489 थे, तो उसका जस्ट 4.41% है। 2019 वाले जो लोकसभा जो अभी चल रहा है उसमें 78 वुमेन्स है, जो कि हाईएस्ट कहा जाता है इंडिया का, और वो कितना है, तो 14.36% ऑफ द टोटल। ठीक है, तो भी ये बहुत कम है, इसीलिए 33% रिजर्वेशन पॉलिसी लाया गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 10। डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स डाका प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो डाका प्रोग्राम जो है वो अमेरिका की है, ऑप्शन नंबर ए। तो डाका प्रोग्राम है क्या, तो a US district court has declared the deferred action for childhood arrivals, that is DACA program, illegal. Although it did not order to immediate termination of protection and work permits for nearly 580,000 DACA recipients. DACA was established in 2012, allowed undocumented immigrants brought to the US as a children to apply for deferment of legal actions and work authorization. तो क्योंकि यूएसए में कहा जाता है सबसे ज्यादा
माइग्रेंट्स रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट किस कंट्री में रहता है? तो यूएसए में। बहुत सारे लोग मेक्सिको बॉर्डर या कैरिबियन कंट्रीज के वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं यूएसए फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो उसमें बहुत सारे यंग बच्चे भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे को भी इलीगली, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको भी एंटर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए डाका को क्या इलीगल करार दिया गया है। अब इसको इलीगल करार देने से लगभग 5 लाख से भी ज्यादा जो बच्चे हैं, जो अभी अब बच्चे नहीं है, एडल्ट हो गए हैं, उनके बारे में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, उनको बाहर निकाला भी जा सकता है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द डुअल मेंबर constituency, consider the following statements. The dual member constituency was introduced by the Delimitation Act of 1952. तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। It was introduced to reserve seats with sizable ST and ST population. बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। It was discarded through the two-member constituencies Abolition Act 1961. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ 1952। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिजर्व सीट्स फॉर साइजेबल एसटी एसटी पॉपुलेशन। अब कहाँ पे? तो वैसे कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटीज। ठीक है, जहां पर ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा रहते, 50% से ज्यादा, वहीं पर ये सीट्स थी, dual member constituency. However, after the two Lok Sabha election, 1952 and 57, the system was discarded through two member constituencies Abolition Act 1961 में। ठीक है, क्यों? जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर वर 86 टू मेंबर सीट्स इन 1952 लोकसभा इलेक्शन, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश में है द मोस्ट, विद 17 सीट्स आउट ऑफ द टोटल 69। ठीक है, तो यूपी में 69 सीट थी, उसमें से 17 जो है वो डुअल कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स थी। वैसे ही बहुत सारे अन्य स्टेट्स भी थे। डुअल मेंबरशिप फेस्ड मेजर क्रिटिसिज्म आफ्टर द 1957 इलेक्शन एज 20 सच कॉन्स्टिट्यूएंसी सॉ विनर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप। ठीक है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी थे जहां पर सेम ही ग्रुप्स जीते, इधर एससी और एसटी, एंड डिड नॉट इलेक्ट अ जनरल कैंडिडेट। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, तो इसीलिए उसको अबॉलिश कर दिया गया था बाय द टू मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी अबॉलिशन एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for the organization of agriculture and animal husbandry? आर्टिकल 45, 46, 47, 48। तो ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो ऑब्वियसली ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं इस तरह से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये आर्टिकल 48 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, द स्टेट shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds, prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught animals। ठीक है, तो ये सारा ही आप लक्ष्मीकांत के बुक में तो बहुत अच्छे से पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे उसकी एनिमल हस्बेंड्री करना, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना, लेकिन स्लॉटरिंग या गाय गौ हत्या पे पाबंदी थी। आर्टिकल 48 ए जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एनवायरमेंट से ज्यादा रिलेटेड है। तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डीपीएसपी का ही पार्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लाचिन कॉरिडोर has severely impacted the Nagorno-Karabakh region। ठीक है, नागोर्नो काराबाख रीजन, द कॉरिडोर कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करता है? लाचिन कॉरिडोर अर्मेनिया टर्की, अर्मेनिया जॉर्जिया, अजरबैजान ईरान, अजरबैजान अर्मेनिया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो लाचिन कॉरिडोर अगर सिर्फ दे दिया होता और नागोर्नो काराबाख नहीं दिया होता तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो सकता था। लाचिन कॉरिडोर जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो डिस्प्यूट है,
रिगार्डिंग नागोर्नो कराबाख रीजन, जो कि अजरबैजान कहता है कि अर्मेनिया के कंट्रोल में है। अर्मेनिया ने जबरन कंट्रोल करके रखा है नागोर्नो कराबाख रीजन को। तो लाचिन कॉरिडोर इसी को कनेक्ट करता था बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मेनिया। ठीक है, तो अर्मेनियन सेपरेटिस्ट फोर्स इन डिस्प्यूटेड नागोर्नो Karabakh region in the South Caucasus surrendered and agreed to a ceasefire after the Azerbaijan began an offensive to restore its full control of the territory. तो अब जो है नागोर्नो काराबाख रीजन जो है वो अजरबैजान के पूरे कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, और इसीलिए आर्मेनिया की जो फोर्सेस है उसने सरेंडर कर दिया। ठीक है, मेनली आर्मेनिया के जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस। ठीक है, for approximately 4 decades, territorial disputes and ethnic conflict between Armenia and Azerbaijan has severely impacted the Nagorno-Karabakh region. Azerbaijan has imposed a blockade on the only route into the enclave. तो ये enclave है ना? Enclave किसे कहा जाता है? जैसे एक कंट्री है, मान लीजिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के टोटली अंदर एक और भी कंट्री है जिसको लेसोथो कहा जाता है। तो वैसे कंट्रीज को क्या कहा जाता है? एनक्लेव्स कहा जाता है, या वैसे लैंड एरिया को हम लोग एनक्लेव कहते हैं। तो नागोर्नो काराबाख जो है वो भी एक एनक्लेव है। ठीक है, तो वही लाचिन कॉरिडोर जो है वो ओनली रूट था कनेक्ट करने के लिए। The residents of Nagorno-Karabakh have accused Azerbaijan of causing a humanitarian crisis since December 2022 when the blockade was imposed. तो अजरबैजान ने ब्लॉक कर दिया था लाचिन कॉरिडोर, saying that this has resulted in crippling and critical civilian infrastructure like access to gas, electricity, health services, internet access, सब कुछ बंद कर दिया था अजरबैजान को। ठीक है, तो अजरबैजान ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? इंडिया, श्रीलंका, यूएसए, यूके। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है एक पोर्टल है, is a national repository of data relating to cases instituted, pending and disposed of by the court across the country. ठीक है, पूरे कंट्री के लिए। तो जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से वे नंबर के हैं। ठीक है, विच नंबर, जो अभी प्रेजेंट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन से नंबर के हैं। ऑन बोर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट डेटा ऑन National Judicial Data Grid portal under the Open Data Facility policy is a step on our part to bring transparency and accountability in the judicial domain. तो यह कहना था DY चंद्रचूड़ जी का। Currently, litigants can access case status information of 23.8 crore cases। तो इतने सारे केसेस जो है अभी भी इंडियन के कोर्ट्स में चल रहे हैं, इतने सारे केसेस। एंड मोर देन 23.02 करोड़ ऑर्डर्स एंड जजमेंट के बारे में आप सब कुछ, जो लिटिगेंट्स हैं, पिटिशनर्स जो भी है, सब कुछ अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो ऑनलाइन हम लोग देख सकते हैं, आम आदमी देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विथ रेफरेंस टू द शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कंसिडर द फॉलोइंग। तो यूनेस्को हेरिटेज ये 41st इंडिया का नेशनल हेरिटेज बन गया। तो इट वाज अ रेसिडेंशियल स्कूल एंड सेंटर ऑफ फॉर आर्ट बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। ये स्टेटमेंट सही है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1901 बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी सही है। विश्व भारती was established at Shanti Niketan in 1921, whose chancellor is the Prime Minister of India। ये भी स्टेटमेंट सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑल द थ्री। तो आज भी अगर आप विश्व भारती, जो कि वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आप जाएंगे तो वहां पर इस तरह से ही कुछ क्लासेस होती हैं। सारे क्लासेस नहीं होते लेकिन कुछ क्लासेस इस तरह से ओपन पेड़ के नीचे ऐसे नीचे बैठकर पढ़ाई की जाती है, जो कि हमारा ओल्ड ट्रेडिशन सिस्टम है। ठीक है, तो शांति निकेतन जो है वो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इंडिया का 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है, और वेस्ट बंगाल का ये तीसरा बन चुका था। इससे पहले कौन कौन से थे? तो एक था सुंदरबन नेशनल पार्क एंड दूसरा था दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, है ना। और जो शांति निकेतन एस्टैब्लिश किसने कहा था? तो 1901 में बाय द नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, शांति निकेतन was a residential school and center for art based on Indian tradition and vision of unity of humanity transcending
रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंड्रीज। एक टाइप ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल था जो कि हमारे इंडियन ओल्ड ट्रेडिशन पे बेस्ड था। अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसको विश्व भारती कहा जाता है, वाज एस्टैब्लिश्ड एट शांति निकेतन इन 1921। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो चांसलर है विश्व भारती के। तो बहुत कम ही ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके चांसलर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो चांसलर होते हैं वो या तो गवर्नर होते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट, मेनली वही होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनके चांसलर होते हैं। तो विश्व भारती के वो चांसलर है। इज अंडर द डायनेमिक लीडरशिप फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इज committed to the global recognition of our monuments and sites and places that showcase our rich and cultural history। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द with reference to the preamble, consider the following statement: the preamble of the Constitution serves as the introduction to the Constitution and contain its basic principle and rules। तो ये बहुत easy statement है। The preamble of the Constitution was commenced in 1950। ठीक है। The words socialist and secular were part of the preamble from the commencement of the Constitution। तो socialist secular नहीं था। ठीक है, तो ये बाद में ऐड किया गया था बाय द अमेंडमेंट। ठीक है, तो आपको पता ही होगा प्रीएम्बल के बारे में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारे टर्म्स है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में ये सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो प्रीएम्बल आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो लीडर ऑफ द कांग्रेस जो कि लोकसभा के हैं, Adhir Ranjan Chaudhary has claimed that the words socialist and secular were missing in the preamble of the constitution, जो कि कॉपीज उनको मिले थे एमपीज को। तो उस रेस्पेक्ट में ये न्यूज बन गया था। द टू टर्म्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो है वो 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में इंक्लूड किया गया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड बाई उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ठीक है, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ फिलॉसफी। The philosophy underlying the Constitution of India summed up the objective resolution which was adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947। But preamble जो है Constitution was commenced in 1950s। ठीक है, and the preamble of the Constitution put in words the idea contained in the objective resolution। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, एक बेसिकली जो प्रियम्बल है हमारा वो एक आईडी कार्ड है ना। आईडी कार्ड है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर किसी को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो अगर प्रियम्बल को ही समझ ले अच्छे से तो आपको पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी जो है ओनली टू करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। What is the new award instituted to honor scientists in India? पीएम विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, भारत विज्ञान पुरस्कार, दीनदयाल विज्ञान पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। अ सीरीज ऑफ अवार्ड टू ऑनर साइंटिस्ट इन इंडिया। ठीक है, दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड अंडर 4 कैटेगरीज। ठीक है, जैसे कि भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उसी तरह से कुछ मिलता जुलता है। जैसे विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, विज्ञान श्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन, फिर विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर टू एनकरेज यंग साइंटिस्ट के लिए है, फिर एक है विज्ञान टीम, ठीक है, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द टीम ऑफ साइंटिस्ट, तो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को दिया जाएगा। तो ये 4 कैटेगरीज में है और ये 2024 से ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें मेनली शुरुआत में 13 डोमेन्स को कवर किया जाएगा। फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इन सबको लिए दिया जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें जरूर और भी बहुत कुछ इंक्लूजन होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द चौसठ योगिनी टेम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज बिल्ड अराउंड 1323 बाय किंग देवपाला ऑफ द कच्छपगता डायनेस्टी। तो ये स्टेटमेंट सही है। The central shrine has slab with perforation for excess rain water to drain off। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। The architecture of the temple is said to have inspired the architecture of the old building of the parliament।
ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। देख सकते हैं आप 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चरल डिजाइन है, वो कहा जाता है कि ये इसी डिजाइन से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया का जो ओल्ड पार्लियामेंट था, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट, उसको, जिसको अभी संविधान सभा कहने लगा गया है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा सिमिलर इससे आर्किटेक्चरल डिजाइन मैच करती है, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में ये न्यूज का, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो 64 योगिनी टेम्पल कहाँ है, वो उसके बारे में जान लीजिए। तो एक हिलॉक पे रीजन सिचुएटेड है, हिलॉक ऑफ मितावली, अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम ग्वालियर, जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। और इसको बिल्ड किसने किया था, तो 1323 में बिल्ड हुआ था बाय द किंग देवपाला ऑफ कच्चापगता डायनेस्टी, ठीक है। द ओल्ड पार्लियामेंट विल बी टर्न इनटू अ म्यूजियम। तो जैसा ओल्ड पार्लियामेंट जो है वो संविधान सभा या म्यूजियम बन चुका है। was designed by the British architect Edwin Lutyens and Herbert Baker. The Mitoli temple is circular with 64 chambers dedicated to 64 yoginis and a central shrine dedicated to Shiva. तो देख सकते हैं इसमें 64 ऐसे पिलर चेम्बर्स हैं, और बीच में जो है मेन डीटी जो शिवा है, उनके लिए डेडिकेटेड था ये टेम्पल, ठीक है। द सेंट्रल श्राइन हैज अ स्लैब विद परफोरेशंस टू एक फॉर एक्सेस रेन वाटर टू ड्रेन ऑफ। तो सोचिए उस समय में भी रेन वाटर के लिए कितना knowledge था. The ideals and carvings that would have once adorned the 64 chambers are all gone, and not so much is known about the temple. और इस टेम्पल के बारे में जो भी उसमें मूर्तियां थी वो सब या तो नष्ट हो गई है, या किसी ने चोरी कर ली है, डिस्ट्रॉय हो चुका है आप कुछ इन्वेशन के कारण, तो इसीलिए पता नहीं है अभी एग्जैक्टली exactly. तो एज पर द लोकल लिविंग्स इन द रीजन, द 64 योगिनी टेम्पल्स इंस्पायर्ड द पार्लियामेंट, though there is no evidence of Lutyens and Bakers ever visited. तो कहा जाता है कि ये लुटियंस एंड बेकर ने इससे इंस्पायर होकर बनाया थे ओल्ड पार्लियामेंट, लेकिन इसके कोई अभी प्रूफ नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू द विश्वकर्मा स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It was launched to reach out economically marginalized and social backward communities, particularly the scheduled tribe groups. तो ये गलत है, यहाँ तक तो सही स्टेटमेंट था, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रुप नहीं होगा, मेनली ओबीसीज होंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। द स्कीम इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल स्किल, ये सही है। इट इन्वॉल्व स्किल अपग्रेडेशन एंड एडवांस ट्रेनिंग, ये भी सही है। इट डज नॉट इंक्लूड फार्मर्स, तो ये भी सही है। हमें नॉट करेक्ट चूज करना है, तो सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो विश्वकर्मा स्कीम रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ विश्वकर्मा जयंती, ठीक है। द स्कीम जो लॉन्च हुआ था वो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली ओबीसी के लिए था। और इसमें कितना स्कीम का बजट कितना है, तो 13,000 करोड़ है, जो कि पूरी तरह से फुल्ली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इस सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। फिर फैमिलीज जो है कौन कौन से मेनली सपोर्ट किया जाएगा, तो जैसे कि कारपेंटर्स, बोट मेकर्स, आर्मर्स, ब्लैक स्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर्स, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉथर, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कॉपलर्स, मैसन, राजमिस्त्री, ये सब जितने भी हैं जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, जैसे बार्बर, गार्डन मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग, इसमें कहीं पे भी देखिए तो फार्मर्स का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये मेनली वैसे जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनके लिए है। तो उस उनके जो वर्कर्स हैं उनके स्किल्स भी अपग्रेडेशन की जाएगी, स्किल्स ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दिस फील्ड भी उनकी भी अपग्रेडेशन होगी। Under the scheme, Vishkarma workers will be registered for free through common service centers using biometric based PM Vishkarma portal. ठीक है। There will be provided recognition through the PM Vishkarma certificate and ID card, given skill upgradation involve basic and advanced training, एंड टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा 15,000 रुपए के लिए, ठीक है। वो अपने टूल्स वगैरह की खरीद सकते हैं। कोलेट्रल फी क्रेडिट सपोर्ट 1 लाख तक फर्स्ट ट्रांच में, एंड सेकंड लाख फॉर सेकंड ट्रांच, एट ए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट रेट जो है 5% रहेगी। इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट, ये सब कुछ जो है वो जो विश्वकर्मा स्कीम है उसके थ्रू
किया जाएगा। जितने भी ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं वो अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और उनकी जो वो इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज में, है ना। तो वेरी गुड इनिशिएटिव है ऑप्शन ए। लेकिन अगर फार्मर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं तो और भी बेटर हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Which state launched a subsidy scheme to attract investment and boost the state's stainless steel production? Stainless steel production कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ओडिशा जो है आपको पता है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिजर्व्स जो है आयरन ओर के वो ओडिशा से निकलता है और बहुत सारे स्टील प्लांट्स भी है। रौरकेला स्टील प्लांट है ना, वो आपको ओडिशा में मिलेगा। तो ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनवील्ड अ सब्सिडी स्कीम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट स्टेट्स स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन, जिसमें कि स्कीम में क्या कहा गया कि 20% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाएगी एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्सेम्पशन होगा। बिसाइड लैंड एलोकेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड रीइंबर्समेंट भी होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि बिजनेस जो है मेनली स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में वो हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजर्व जो है आयरन ओर के वो आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। तो जितना भी प्रोडक्शन हो सकता है, जो बीजू गवर्नमेंट है, ओडिशा की गवर्नमेंट वो चाहती है कि ओडिशा में ही रहे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विद रेफरेंस टू द पर्सनालिटी राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पर्सनालिटी राइट्स आर और देयर प्रोटेक्शंस आर नॉट मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट इन इंडिया। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द फीचर्स like name, voice, signature and images are identified and are referred as the personality rights। ये भी स्टेटमेंट राइट सही है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि ये बहुत न्यूज में नहीं था, लेकिन यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी राइट्स मेनली ये राइट टू प्रिवेसी के अंदर ही आ जाता है। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड कपूर्स प्लीज for protection of his personality and rights from misuse by the third parties। तो है ना, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज के वॉइस, उनके उनके जो वॉइस होता है, सिग्नेचर, नेम, वो सब यूज किया जाता है थर्ड पार्टीज, वो और बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं। ठीक है ना, उनके नाम पे। तो वो जो करना है, अगर वो ऐसे करते हैं तो जो भी लिटिगेंट है, पिटिशनर है, उनको वो इस पर्सनालिटी राइट्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सकता है। The name, voice, signature, images or any other features easily identified by the public are makers of a celebrity's personality and referred to loosely as personality rights। ठीक है, celebrities can move to court and seek an injunction when an unauthorized third party uses their personality rights for commercial purposes। ठीक है, तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर वो उनसे बिना पूछ कर करते हैं, अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी ऐसे करती है, तो सेलिब्रिटीज जो है वो कंपनसेशन के लिए कोर्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी राइट और द प्रोटेक्शंस आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट ऑफ इंडिया, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट ये फॉल होता है राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर में। So even at the Delhi High Court and Madras High Court have passed interim orders, the law is at the nascent stage in India। तो ये बहुत नया नया लॉ है, इस पर बहुत सारे भी विचार होंगे, तो ये हमेशा से न्यूज में रहेंगे ये सब टॉपिक्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Which Indian city is the host of Windergy India 2023 Summit? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेन्नई। तो फिफ्थ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस विंड एनर्जी इंडिया 2023 समिट जो है वो चेन्नई में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये किसके कोलैबोरेशन में? तो इंडिया एंड डैनिश एनर्जी पार्टनरशिप, इंडिया और डेनमार्क के बीच में। क्योंकि आपको पता है कि विंड एनर्जी के फील्ड में डेनमार्क जो है बहुत बहुत आगे है और बहुत उसमें टेक्नोलॉजी में विंड एनर्जी के रेस्पेक्ट में बहुत एडवांस्ड है डेनमार्क। तो इंडिया और डेनमार्क जो है वो कोलैबोरेट कर रही है और उसकी जो कॉन्फ्रेंस वो 4 to 6 अक्टूबर में होगी चेन्नई में। और डेनमार्क हैज द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 2.3 गीगावाट। ठीक है, तो इतनी छोटी कंट्री है लेकिन बहुत ज्यादा वो विंड एनर्जी पे और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
He was the great nationalist and patriot referred to as the leader of the people. लीडर ऑफ द पीपल ये हिंट है. He invoked pride in Indian heroes and relied on political campaigns that was suffused with Hindu imagery and symbolism to mobilize the people against British rule. He has been criticized for giving the freedom struggle a communal shade and for his conservative stand on women's emancipation and caste reforms. तो ये सारे जो है मेन टर्म्स हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं. तो ये जो स्टेटमेंट है किन के लिए कहा गया, कौन से नेशनल लीडर्स के लिए कहा गया. तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर, सरदार अजीत सिंह, बाल गंगाधर तिलक. तो आपको पता चल ही गया होगा यह जो है बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. द 10th डे गणेश फेस्टिवल बिगैन ऑन सितंबर 19. पता ही होगा आपको गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुआ था और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गणेश जी का विसर्जन भी हो चुका है. ठीक है. गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल वो खत्म हो चुका है. 1893 में मेनली मुंबई वाले एरियाज में, महाराष्ट्र पुणे वाले रीजन में फेस्टिवल जो था सिर्फ एक दिन के लिए ही मनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे वो 10 दिन मनाया जाता है. और उस समय में मेनली जो लार्जली ऑब्जर्व प्राइवेट और प्राइमरीली बाय द ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट लोग ही मनाते थे. आज तो यह घर घर में मनाया जाता है. The man who primarily responsible for the great nationalist and patriot was बाल गंगाधर तिलक, जिनको कहा जाता है लोकमान्य और द लीडर ऑफ द पीपल. ठीक है. तो एक है लोकमान्य और एक है जननायक, है ना. जननायक तो दोनों ही बहुत सिमिलर लगते हैं. लोकमान्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक है और जननायक जो है वो जेपी, ठीक है, जो संपूर्ण क्रांति से बिलोंग करते थे, संपूर्ण क्रांति के लिए फेमस थे. तिलक इन्वोक्ड pride in Indian heroes and relied on political campaigns that was suffused with Hindu imagery and symbolism to mobilize people against the British rule. ठीक है. तो ये हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे. गणेश फेस्टिवल्स, गणेश चतुर्थी जैसे फेस्टिवल को प्रमोट करते थे. तिलक हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर गिविंग द फ्रीडम स्ट्रगल अ कम्युनल सीट. ठीक है. तो बहुत लोग इनको क्रिटिसाइज भी किए गए कि ये हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी के लिए मतलब काम किए हैं. And for the conservative stand on women emancipation and caste reforms. ठीक है. तो इनको क्रिटिसाइज भी बहुत लोग करते हैं. ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे चलते हैं. Which of the following countries has the highest percentage participation of women in its parliament? Very important question. India, Australia, Rwanda, France. यस, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज का सही आंसर है रवांडा जो है. ठीक है. रवांडा जो कि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो जैसे कि इसके साउथ में है बुरुंडी, ईस्ट में है तंजानिया, फिर ऊपर में कौन सा है तो युगांडा नॉर्थ में, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वेस्ट में. ठीक है. तो ये सारे इसके एडजॉइनिंग कंट्री से ये इसका मैप है. ठीक है. और इसका रवांडा का कैपिटल क्या है तो रवांडा का कैपिटल है किगाली. ठीक है. किगाली कन्वेंशन जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. किगाली. द करेंट लोकसभा जो है उसमें कहा गया है 78 एमपीज हैं जो कि हाईएस्ट है और जस्ट वो 14 to 15% इंडिया का मतलब विमेन पार्टिसिपेशन है इन द लोकसभा. बट सबसे ज्यादा कंट्री कौन सा है तो वह है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ विमेन लेजिस्लेटर जो है इन पार्लियामेंट वो रवांडा में है, जिसमें 49 विमेन्स है आउट ऑफ द 80. तो उनके जो लोअर हाउस है उनमें 80 टोटल सीट्स है, उनमें से 49 जो है वो फीमेल्स है, तो जो कि 61% है ऑलमोस्ट. तो सबसे ज्यादा है रवांडा में. नॉट इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज उसमें भी उतना परसेंटेज नहीं है जितना रवांडा में. तो ऑप्शन सी इसका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th. Osiris Rex spacecraft cargo contains materials gathered from the asteroid Bennu. It is said to touch down in a desert in Utah. The spacecraft was launched by NASA, Canadian Space Agency, European Space Agency या JAXA, that is जापान की स्पेस एजेंसी. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नासा ने ये लॉन्च किया था ओसिरिस रेक्स. ठीक है. तो ओसिरिस रेक्स जो है नासा ने लॉन्च किया था
जिसमें स्पेसक्राफ्ट जो है वो भेजा गया था किस पे, एस्टेरॉयड वेन्यू पे, ठीक है, ताकि वो जो सैंपल्स है वो कलेक्ट कर सके। अब वो जो है ओसिरिस रेक्स जो है वो फाइनल स्टेज पे आ चुका। अब वो सैंपल जो है, as the spacecraft is set to drop a capsule containing samples from the asteroid belt, तो वो सैंपल जो है एस्टेरॉयड बेनो का वो कलेक्ट करके अब वो ड्रॉप करेगा अर्थ पे कहा, उठा, ठीक है। द एस्टेरॉयड सैंपल कैप्सूल इज सेट टू टच डाउन इन अ डेजर्ट उथा एट 8.25 मतलब 8:25 पीएम पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 24 सितंबर को, और ये touchdown भी हो चुका है। The precious cargo contains somewhere 250 grams of material that was gathered from the asteroid Bennu by the OSIRIS-REx spacecraft around 2 years ago. ठीक है, तो 2 साल पहले भेजा गया था और वो सैंपल्स कलेक्ट करके लाएगा। तो यही सिमिलर स्टडी जो है वो अब इंडिया भी, इसरो भी करना चाहता है रिगार्डिंग द मून मिशन। अब मून के जो सैंपल्स है वो भी कलेक्ट करके, लेकिन चंद्रयान 3 में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो मिशन होंगे इसरो के उसमें वो मून्स के जो सैंपल्स है वो भी कलेक्ट करके इसी तरह से इंडिया में लैंड कराकर उसको स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। The 8 countries that make up the Amazon Cooperation Treaty Organization signed the Belém Declaration during Amazon Summit. Which of the following countries is not a part of Act 2? Brazil, Argentina, Bolivia, Colombia. Amazon कोऑपरेशन ट्रीटी की बात की जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज में अमेजन रेन फॉरेस्ट बिलोंग करते हैं। तो अर्जेंटीना में नहीं है, ठीक है, अमेजोन, इसीलिए अर्जेंटीना इसका पार्ट नहीं है, एक्टो का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी हमें नॉट पार्ट बताना है। ठीक है, तो इसमें एक्टो का पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सुरीनेम एंड वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज में है। तो बेलेम डिक्लेरेशन contains 113 cross-cutting objectives and principles, and ACTO is an international organization aimed at promotion of sustainable development of the Amazon basin. ठीक है, अमेजन बेसिन, क्योंकि ये सारे कंट्रीज जो है वो अमेजन के, अमेजन रिवर और साथ ही साथ में जो रेन फॉरेस्ट है उसके बेसिन्स वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरह से सस्टेनेबली प्रोटेक्ट करके रखा जाए, इसीलिए, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट जो है उसे कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ का लंग्स है, फेफड़ा है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वेयर इज द बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक लोकेटेड इन इंडिया? पुणे, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा था। इसमें मोटो जीपी की रेस हुई थी, है ना, पहली बार इंडिया में हुआ है मोटर बाइक की रेसिंग। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, यूपी में। तो होस्ट किया गया है फर्स्ट मोटो जीपी रेस इंडिया में, द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन 24 September। The 13th leg of the prestigious MotoGP event will be the next motorsports event to be organized at the Buddh International Circuit after 3 Formula 1 races held at the venue. तो इससे पहले भी Formula 1 रेसेस हो चुके हैं, 2011 में, 13 में भी हो चुका है। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट बैच ऑफ जो है मोटो जीपी वो इंडिया में हो रहा है। ठीक है, हो चुका है एक्चुअली में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following cities does not lie on the India Myanmar Thailand trilateral highway? Very very important question है। मोरे, माओसेत, मंडेले, फुकेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फुकेट जो है इसका पार्ट नहीं है। तो एक मेनली एक हाईवे, मतलब हाईवे, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो ये तीनों कंट्रीज को ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया, थाईलैंड एंड म्यांमार हैज वर्किंग ऑन अबाउट 1400 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे दैट वुड लिंक अ कंट्री विद साउथ ईस्ट एशिया बाय लैंड। ठीक है, तो मेरीटाइम बॉर्डर से, मेरीटाइम से तो हम लोग लिंक करते ही हैं इस सब कंट्री से, लेकिन अब हम लोग लैंड रूट के साथ भी कनेक्ट करना चाहते हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ। ठीक है, ताकि इसमें ट्रेड में बूस्ट हो सके, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, इन सब पे बूस्ट हो सके, सब कंट्रीज को बेनिफिट मिल सके। और 70% जो है वो काम हो चुका है इस ट्राइलेटरल हाईवे का। द हाईवे विल कनेक्ट मोरे इन मणिपुर। तो ये इंडिया का जो पॉइंट है वो मोरे इन मणिपुर है।
इन इंडिया विद माओ सेत इन थाईलैंड। ठीक है, और ये लिंक करेगा माओ सेत ऑफ थाईलैंड, इस पार्ट में लिंक करेगा। और ये वाया लिंक कर रहा है म्यांमार के। तो म्यांमार के बहुत सारे कंट्री सिटीज हैं, जैसे कि मैंडेले, है ना, नए नए पितो, बागो, ये सब जो है लिंक करते हुए जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच स्टेट लॉन्च्ड गृह आधार एंड छबत ई बाजार इनिशिएटिव? केरला, गुजरात, गोवा, ओडिशा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोवा ने लॉन्च किया। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत डिस्ट्रीब्यूटेड गृह आधार सैंक्शन ऑर्डर, अ प्रोग्राम एम फॉर फाइनेंशियली सपोर्टिंग होम मेकर्स इन इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो गृहिणी है, जो महिलाएं हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ में लॉन्च किया चबत ई बाजार, a digital initiative empowering Goan entrepreneurs and self-help groups under the Swamapura Goa program. ठीक है, the government plans to provide free training to women in packaging and selling food items. ठीक है, तो उसको जो होम मेकर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है और उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होगी इससे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें बताना है कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। ज़ांज़ीबार केनिया, तो केनिया में सिचुएटेड है? बिल्कुल नहीं। ज़ांज़ीबार जो है वो तंजानिया में सिचुएटेड है। और वहां पर हमारा जो पहला आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया जो बनाया गया है वो ज़ांज़ीबार में ही है, तंजानिया में। तिबिलिसी क्या जॉर्जिया में है? बिल्कुल सही है। काबाले नाइजीरिया में है? तो ये नाइजीरिया में नहीं है। ठीक है, तो ओनली टू जो है, मतलब एक ही पेयर सही है ना, एक ही पेयर सही, तो ओनली वन पेयर जो है करेक्टली मैच्ड, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तो जैसे मैंने बताया, जांजिबार जो है तंजानिया में है, तिबिलिसी जॉर्जिया में है, एंड कबाले जो है युगांडा में है। और ये न्यूज में थे, एक तो आईआईटी कैंपस के कारण था, और इन सब में बहुत सारे, क्योंकि अफ्रीका में बहुत केसेस हो रहे हैं जिसमें मिलिट्री कू हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड था। और तिबिलिसी जो है वो जॉर्जिया और रशिया के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए वो भी न्यूज में था। ठीक है, तो इसको इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेनेफेरे नेशनल पार्क वाज इन द न्यूज ड्यू टू वाइल्ड फायर्स, द पार्क इज लोकेटेड। तो टेनेफेरे सॉरी टेनेराइफ नेशनल पार्क, टेनेराइफ नेशनल पार्क कहाँ है? तो कनाडा, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये स्पेन में। ठीक है, तो टेडे नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द आइलैंड ऑफ टेनेरिफ। द पार्क फीचर्स द टेडे पिको विजो स्ट्रैटोवोल्केनो, जिसकी हाइट है 3718 meters, which is the highest peak of the स्पेन। तो स्पेन की हाईएस्ट पीक है ये तेदे पिको वीजो स्ट्रैटोवोल्केनो, और ये कौन से आइलैंड में है? तो टेनेरिफ आइलैंड में है। इट इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट, थर्ड टॉलेस्ट, ठीक है, थर्ड टॉलेस्ट वोल्केनिक स्ट्रक्चर एंड स्टैंड इन स्पेक्टेकुलर एनवायरनमेंट। Tede is a global importance in providing evidence of geological processes and underpin the evolution of oceanic islands। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, जियोलॉजिकल प्रोसेस से एविडेंसेस कलेक्ट करना, फिर इवोल्यूशन ऑफ ओसेनिक आइलैंड किस तरह से डेवलप हुए हैं, इस रेस्पेक्ट में भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम लोग ने 31 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। कोई सजेशंस हो तो आप दे सकते हैं, डाउट भी क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शेयर अगर करना है चाहे शेयर कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।